नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल धनंजय कंसेप्ट। धनंजय कंसेप्ट जिसमें हम आज पढ़ रहे होंगे क्लास 9th एंड एनएमएस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे तरंग। ठीक है, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। इवन जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे, दोनों बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होने वाले हैं और इसको बहुत प्यार से हम पढ़ रहे हैं बच्चों। तो आप सब ध्यान दीजिएगा कैसे हम पढ़ा रहे हैं, किन किन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, एकदम प्यार से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तरंग के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, आपको कुछ लिखने की जरूरत है, एकदम प्यार से समझिएगा। मैं इस वीडियो में वन शॉट वीडियो है जिसमें तरंग के बारे में हर वो चीज़ें बता रहे होंगे जो तरंग के चैप्टर्स में आपके पढ़ने क्लास 9th और क्लास 8th एग्जाम के लिए। ठीक है, 8th में एक एनएमएस की एग्जाम होती है जिसमें नेशनल मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, जो क्लास 8th के बच्चों के लिए होती है। जो एक बच्चे 8th क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए फॉर्म आती है एनएमएस, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट। और क्लास 9th में जो अभी करेंटली क्लास 9th में आपका एक चैप्टर है साउंड वेव, तो उसी में से साउंड वेव को कवर करेंगे, साथ में वेव से ही साउंड वेव कवर करेंगे। मतलब ये जो टॉपिक्स है और ये जो चैप्टर्स है, ये चैप्टर्स उन बच्चों के लिए जो क्लास 8th में है और जो क्लास 9th में, उन दोनों बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप अटेंशन बनाए रखेंगे। आप चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, और चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, जैसे कि धनंजय कंसेप्ट यूट्यूब चैनल है जिसमें हम साइंस के बारे में बात करें। साइंस क्लास 8 से ले 8, 9, 10, 11, 12 जो भी क्लास के, मतलब साइंस ईच एंड एवरी क्लास के लिए, क्लास 8 से लेकर क्लास 12 के बच्चों के लिए हम इसमें कवर कर रहेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और उन बच्चों को भी शेयर करते हैं। और ये जो क्लास 9th का ये टॉपिक है वेव, वेव हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में मैं समझाऊंगा, आपको प्रॉपर नोट्स दे दूंगा। और ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। और ये नोट्स आपको क्या करना है, इस वीडियो को प्यार से इंतजाम अच्छे से आपको समझना है। घर पर वीडियो को रख के अच्छे से वीडियो देखना है और नोट्स कुछ नहीं करना। नोट्स के लिए हम डिस्क्रिप्शन में आपको प्रॉपर अच्छे से नोट्स प्रोवाइड कर दें, आप वहां से नोट्स बना लें। ठीक है, पहले समझना जरूरी है कि होता क्या वेव। वेव बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे लाइट कौन सा वेव, साउंड कौन सा वेव है, कैसे समझेंगे कि लाइट ये वेव, कैसे हम समझेंगे कि साउंड आपका ये वेव है। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में हम कवर कर रहे होंगे। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मेरा नाम धनंजय कुमार सिंह है, पिछले 8 सालों से मैं इस इंडस्ट्री में जुड़ा हूँ। शिक्षा की इंडस्ट्री में एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ बच्चों के लिए। और जैसे मैं बात करूँ, साइंस पढ़ाता हूँ, ये आराम एकेडमी हमारा जो कोचिंग होता है, इस कोचिंग के थ्रू हम बच्चों को साइंस पढ़ाता हूँ। और मैं बात करूँ आपका मेरा पास्ट एक्सपीरियंस का, पिछले 8 सालों से पढ़ा रहा हूँ मैंने। अन अकेडमी, रेपुटेड इंस्टीट्यूट जैसे अन अकेडमी, बैजूस, श्री चैतन्य, इन सारे स्कूल से बेंगलोर शिफ्ट होकर मैंने वहाँ 2 साल सर्विस दिया है। आप डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आप एक उन टीचर से पढ़ें जिनके पास 8 साल का एक्सपीरियंस है। तो आप कुछ समय के बाद, जब आप पढ़ने के बाद समझ भी जाएंगे कि जो पढ़ाने का हमारा तरीका और अप्रोच क्या होता है। बहुत सारे बच्चों हमें प्यार देते हैं हमारे तरीके और अप्रोच के लिए। ठीक है, आप भी, क्योंकि लास्ट ईयर के एग्जाम का बात करूँ, क्लास 10 से हमारे बच्चे ने बहुत अच्छे मार्क्स अचीव भी किए हुए हैं। पास्ट एक्सपीरियंस भी आप देख सकते हैं। इवन आप बोलेंगे तो उनका मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्टर में जरूर बताइएगा, हम उन सबका मार्कशीट आपके लिए अपलोड कर देंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने, कम से कम 25 बच्चे थे हमारे 10th क्लास पिछले बैच में। 25 में से 10 से 15 बच्चे थे जिन्हें 90+ मार्क्स किया। इवन साइंस में 97+, 97, 97, बहुत सारे बच्चों ने 97+ स्कोर किया हुआ। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं। आप एक ऐसे एजुकेटर से पढ़ें जिनके पास पिछले 8 साल से एक्सपीरियंस है, पिछले 8 साल से, और हर एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में उन्होंने सर्विस दे चुका है, जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो दैट्स ऑल अबाउट मी। अब पढ़ते हैं। आप जैसे मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँ आप समझ जाएंगे कि कैसे मैं पढ़ाता हूँ, मेरा अप्रोच क्या होता है। ठीक है, बाकी चीजें बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए, तो तरंग, सबसे पहले बच्चे आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि तरंग नाम सुनते ही क्या होता है, तरंग का मतलब क्या होता है। देखिए, तरंग
वह विक्षोभ होता है जिसके द्वारा किसी ऊर्जा का ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह होता है। ठीक है, तरंग इज अ डिस्टर्बेंस बाय स्विच एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि एक रस्सी है, एक रस्सी को एक छोर को बांध दिए, दूसरे छोर को ऐसे पकड़े हुए। ठीक है, जैसे एक रस्सी है, एक रस्सी को एक छोर से बांध दिए, दूसरे छोर से ऐसे पकड़े, और रस्सी को पकड़ के एक बार ऐसे डिस्टर्ब किए, एक बार ऐसे डिस्टर्ब किए, एक बार ऐसे डिस्टर्ब किए, तो ये रस्सी में क्या होता है, कुछ ऐसा होके जाता है। बच्चे यही तो तरंग है। मैंने क्या किया, अपने हाथ द्वारा बल लगाया, मेरा फिजिकल जो हैंड है, ये हैंड बल लगाई, मतलब कार्य किया, और कार्य ही ऊर्जा होता है। ठीक है, तो मैंने जो कार्य किया, यही कार्य इस रस्सी के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह चल गया। रस्सी एक जगह से दूसरे जगह नहीं गया, रस्सी में ऊर्जा गया। तो क्या होता है, वेव एक डिस्टर्बेंस होता है, उस डिस्टर्ब को, इसकी चीज को हम डिस्टर्ब करते हैं, जिसके द्वारा ऊर्जा आपके पास पहुंचती है, जिसके पास पहुंचानी होती है। फॉर एग्जाम्पल साउंड, जब मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी जो चीजें मैं बोल रहा हूँ आप मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे। ठीक है, या फिर मैं बोलता हूँ तो बहुत सारे बच्चे मेरी आवाज सुन पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा आवाज है, ये साउंड है, साउंड एक प्रकार एनर्जी है, और ये एनर्जी आपको रिसीव हो रही, आप सुन पा रहे हैं। क्यों सुन पा रहे हैं, क्योंकि ले जाने वाले हवा के कण है जो आपको लेके जा रहे हैं। इट मीन्स दैट कि हवा में छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते, कण होते, जो हमारे ऊर्जा को, हमारे साउंड ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह, यही होता है तरंग। मतलब तरंग क्या होता है, तरंग एक प्रकार का विक्षोभ होता है, जिसके द्वारा ऊर्जा का हस्तांतरण एक जगह से दूसरे जगह। अगर इंग्लिश में बात करो बच्चा, तो वेव इज अ डिस्टर्बेंस बाय विच एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। समझ गए वेव क्या होता है, एग्जाम्पल में समझे। जैसे एक और एग्जाम्पल समझते हैं, आपने देखा होगा कि एक बड़ा सा तालाब होता है, तालाब में पत्थर मारते, तो पत्थर मारने पर जो उसकी जो पानी की लहरें होती कुछ ऐसे जाती, तो वो भी एक प्रकार के तरंग ही बच्चा। तरंग दो तरह के होते हैं, आप बाकी समझेंगे, लेकिन वो तरंग का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, आप समझ गए तरंग क्या होता है। तरंग वह विक्षोभ होता है जिसके द्वारा ऊर्जा का हस्तांतरण एक जगह से दूसरे जगह होता है। ठीक है, आगे बढ़ते, तरंग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, तरंग आपका दो तरह का होता है। ठीक है, एक तो होता है यांत्रिक तरंग, दूसरा होता है अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग को मैकेनिकल वेव बोलते हैं इंग्लिश में। सीबीएसई वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा, मैकेनिकल वेव। अयांत्रिक तरंग को बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। अब समझते हैं बच्चा कि ये यांत्रिक तरंग क्या होता है और अयांत्रिक तरंग क्या होता है। ठीक है, देखिए कि बहुत सारे ऐसे तरंग है जिसको जाने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, मतलब ले जाने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है। तो यांत्रिक तरंग वैसी तरंग होती है जिसकी संचरण के लिए, जिनको प्रोपगेशन के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। इट मीन्स दैट मैकेनिकल वेव इज अ वेव, इट्स रिक्वायर्ड अ मीडियम टू प्रोपगेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए इसको किसकी आवश्यकता होती है, किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे मेरी आवाज एक प्रकार की ऊर्जा है, ये ऊर्जा आप तक पहुंच रही किसके द्वारा, हवा के कणों द्वारा। अगर हवा के कण नहीं होते क्या सुनाई देता, बिल्कुल नहीं बच्चा, नहीं सुन पाते। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि अगर आपका ये एक बंद गाड़ी में आप बैठे हुए, बाहर से कोई आवाज दे रहा है, आपका आवाज सुनाई देता है, नहीं, उसका मुंह का ऐसे लिपसिंग समझ में आता है, कुछ ना कुछ बोल रहा है, बट यू कैन नॉट हियर हर वॉइस या देयर वॉइस, आप उनके वॉइस को नहीं सुन सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई इसका माध्यम चाहिए तभी हम सुन पाएंगे। तो तरंगे हमारे दो तरह की होती है, एक यांत्रिक जिसको माध्यम कह सकते हैं, और दूसरी अयांत्रिक तरंग जिसको माध्यम कह सकता नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल में इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता जैसे मैकेनिकल वेव में एग्जाम्पल समझेंगे आपको कौन कौन सा, रस्सी में उत्पन्न तरंग, तो जो आपका रस्सी होता है और कोई उस रस्सी में क्या करते हैं हम, डिस्टर्ब करते हैं, तो उसमें ऐसे जो तरंग होता है रस्सी के द्वारा, रस्सी के कणों द्वारा आपका ऊर्जा जा रहा है एक छोर से दूसरे छोर तक। मैंने एक छोर पर डिस्टर्ब किया, दूसरे छोर पर डिस्टर्ब कैसे हुआ,
क्योंकि मैंने कार्य किया, और यही ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह, तो यही तो काम होता है तरंग का। तरंग का क्या काम है? ऊर्जा को भेजना। कहाँ भेजना? एक जगह से दूसरे जगह। क्यों भेजने की जरूरत है? ताकि आप सुन सके, ताकि आप किसी को ऊर्जा ट्रांसफर करा सके कहीं। ठीक है, चलिए। तो और दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है? साउंड वेव, जिसको ध्वनि तरंग भी बोलते हैं। ध्वनि तरंग, इसको क्या बोलते हैं? साउंड वेव। समझ गए? साउंड वेव क्या होता है? साउंड वेव में भी क्या होता है, जब मैं बोलता हूँ, अभी आपका चैप्टर भी है क्लास 9th में, क्लास 9th में प्रॉपर एक चैप्टर है क्लास 9th में, ठीक है, साउंड वेव। ये हम पढ़ेंगे, आज ही पढ़ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपको जो वीडियो है, कॉन्सेप्ट वीडियो है, इसमें पूरे तरंग और क्लास 9th और 8th के जो भी तरंग से रिलेटेड, साउंड वेव से रिलेटेड क्वेश्चन चाहते सारे, हर क्वेश्चन को करेंगे, क्यों समझेंगे। नोट्स के लिए हम आपको प्रॉपर आपको डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर देंगे, ठीक है, आप वहां से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ तक समझ गए। यांत्रिक और अयांत्रिक। अयांत्रिक में एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? प्रकाश तरंग। कौन सी तरंग? प्रकाश तरंग। प्रकाश को देखते हो, प्रकाश को जाने के लिए किससे आवश्यकता होती है? थोड़ी ना, हम थोड़ी ना रस्सी द्वारा प्रकाश को भेजते, थोड़ी ना एक पाइप होता है, पाइप में प्रकाश को भर के भेजते, नहीं बच्चा। प्रकाश को जाने के लिए किसी आवश्यकता है? इवन प्रकाश कहीं भी जा सकता है, ठोस, द्रव, गैस, कहीं भी जा सकता है, ठीक है, हर जगह प्रकाश जाने की क्षमता रहती है, इसलिए इसको इस माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो प्रकाश भी एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, जो इसको अयांत्रिक तरंग भी कहते हैं, जिसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो आप समझ गए यांत्रिक क्या होता है, अयांत्रिक क्या। अब देखो, वापस पुनः यांत्रिक तरंग को दो भागों में बांटा गया। वापस यांत्रिक तरंग को दो भागों में बांटा गया। पहला जो यांत्रिक तरंग को बांटा गया है, पहला जो यांत्रिक तरंग को बांटा गया वो होता है अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडिनल। जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ, जिसको इंग्लिश में बोलते ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम समझते हैं कि ये आपका अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ में क्या होता है। ठीक है, ये तो समझ गए, ये तो यांत्रिक तरंग का ही भाग होता है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। इसको समझते हैं अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है। देखिए, और बहुत सारे ऐसे तरंग हैं जिससे माध्यम में कण तथा ऊर्जा दोनों साथ साथ प्रोपगेट होती है, मतलब संचरित होती है, दोनों साथ साथ जाते हैं। जैसे साउंड वेव की हम बात करें, मेरी जो आवाज यहाँ से निकल रही है, जैसे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे मेरा ये साउंड है, ऐसे निकल रही है, तो जब मेरी आवाज निकल रही है, मेरी ऊर्जा निकल रही है, तो ये हवा में छोटे छोटे कण हैं, ऐसे कण बिखरे हुए हैं, ठीक है। तो जब ये ऐसे कण बिखरे हुए हैं, तो जो मेरा ऊर्जा निकला यहाँ से, ये ऊर्जा निकला, तो हवा को कण क्या किया? डिस्टर्ब किया। तो जो ये वाला हवा कण है, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, आगे भेज दिया, कहाँ पहुंच गया? ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ आ गया, और पास पास हो गए। जो ये वाला हवा कण क्या होगा? पास पास होगा, ऐसे पास पास होगा। फिर ये वाला हवा कण वापस पीछे आ जाएगा, आगे वालों को फिर उसको फोर्स लगाएगा, ये वाला हवा कण थोड़ा पीछे आ जाएगा, और फिर तो एक जगह क्या बना, ऐसा एक ऐसा अवस्था बना, एक ऐसा कंडीशन बना जिसमें हवा कण पास पास हो, उसी कंडीशन में हम क्या बोलते हैं? उसी को संकुचन बोलते हैं, संकुचन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंप्रेशन। हवा कण क्या हो गए? कंप्रेस हो गए, ठीक है। तो कंप्रेशन क्या होता है? कंप्रेशन एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हवा के जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं। तो कंप्रेशन इज अ सिचुएशन या कंडीशंस इन विच पार्टिकल ऑफ एयर इज क्लोज्ड, ठीक है। ये पार्टिकल ऑफ एयर क्या होते हैं? क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। अब देखो, कुछ ऐसे कंडीशन बनी हुई, पार्टिकल्स ऑफ एयर दूर दूर होंगे, क्योंकि जब बल लगाएगा, आगे पीछे बल लगाएगा जी, सामने वाले को बल लगा, फिर वापस वो पीछे आ जाएगा,
ये वाला कण से बल लगाया फिर वापस पीछे आएगा, तो जब बल लगाया तो पास हुआ, तो पीछे आया तो क्या होगा, उसका जो दूर दूर हो गया। अब जो दूर दूर होता है हवा कण, जो दूर होता है उसको बोलते हैं विरलन, विरलन, जिसको इंग्लिश बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन। तो समझ गया रेयर फ्रैक्शन क्या होता है। रेयर फ्रैक्शन एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हवा कण दूर दूर होते हैं। मीन्स रेयर फ्रैक्शन इज अ कंडीशन इन विच पार्टिकल ऑफ एयर इज वेरी फार। ठीक है, इसको बोलते हैं। तो अब क्या हुआ, ये देखिए हवा कण भी इधर उधर गति करे, इधर उधर, इधर आगे पीछे गति करे, आगे जा रहे हैं कभी पीछे आ जा आगे जाने बल गति ऊर्जा भेज रहे हैं, फिर वापस पीछे आ जा रहे हैं, फिर सामने वाला ऊर्जा दे रहे हैं, फिर पीछे आ जा रहे हैं। तो ऊर्जा वापस यहाँ पर मेरे आवाज था, ये साउंड यहाँ पर था और ये साउंड आपके पास चला गया, मीन्स यहाँ पर चला गया। तो देखो साउंड एक प्रकार ऊर्जा है, ऊर्जा यहाँ से वहां चली गई, ऊर्जा का संचरण एक जगह से दूसरे जगह हो गया। लेकिन हवा कण भी ऐसे ऐसे जा रहे हैं, मतलब हॉरिजॉन्टली हवा कण भी जा रहे हैं और हॉरिजॉन्टली एनर्जी भी जा रहा है। इट मीन्स दैट के तरंगदैर्घ्य अनुदैर्घ्य तरंग में क्या होता है, हवा के जो कण होते हैं और ऊर्जा दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, यूनिडायरेक्शनल होते हैं। ये हवा के कण है या माध्यम कण बोल सकते हैं, हवा कण नहीं है, माध्यम कण बोलेंगे। और ये होता है ऊर्जा। जब कभी भी हवा कण ऊर्जा एक डायरेक्शन में होते हैं तो बोलेंगे कौन सा तरंग है आपका, अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग का एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, अनुदैर्घ्य तरंग का एग्जाम्पल आएगा ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग, मतलब साउंड वेव क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग। आपका स्प्रिंग तरंग, स्प्रिंग वेव, स्प्रिंग का देख तो स्प्रिंग एक अपना नॉर्मल कंडीशन में होता है, उसको बोलते हैं कि देखिए भाई साहब एकदम अपना नॉर्मल कंडीशन में, थोड़ा सा मैं स्ट्रेच करते हैं तो ऐसे 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 जाता है, जैसे स्ट्रेच करेंगे ऐसे ऐसे करें, तो जो स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग होते हैं वो भी एक बार का अनुदैर्घ्य तरंग होता है। आया समझ में, बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है। अनुदैर्घ्य समझ में आ गया तो दूसरे सिंपल सी बात है, अनुप्रस्थ भी हमें समझ में आ जाएगी। इसमें क्या होती है, इसमें हवा के कण या माध्यम कण और ऊर्जा साथ साथ संचलित होती है, लेकिन इसमें माध्यम कण और ऊर्जा एक दूसरे के लंबवत होती है। ठीक है, कण ऊपर नीचे जाएगा 90 डिग्री कोण पे, तो ऊर्जा किधर जाएगी, ऐसे जाएगी। अगर एक्स डायरेक्शन में ऊर्जा जा रही है तो वाई डायरेक्शन में हवा के कण हो गया, माध्यम के कण रहेंगे। तो ऐसा समझ में, जब हवा के कण या माध्यम कण और ऊर्जा एक दूसरे के लंबवत संचरित हो तो हम बोलेंगे देखिए भाई साहब मेरे पास अनुप्रस्थ तरंग है। मीन्स ट्रांसवर्स वेव इज ए टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव बाय विच propagation of energy and particles of medium are perpendicular to each other। क्या होते हैं एक दूसरे के लंबवत होती है, मतलब हवा के कण, हवा एग्जाम्पल ले रहे हैं, बार बार हवा आ रही है तो हवा ही एग्जाम्पल ज्यादातर लेती है, इसलिए हवा आ रही है, हवा का नहीं कण, माध्यम कण तथा अगर ऊर्जा एक दूसरे के लंबा होता तो बोले अनुप्रस्थ तरंग। तो आपको समझ में अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग में हवा कण या माध्यम कण और ऊर्जा एक दूसरे के लंबा होते हैं। इसका एग्जाम्पल समझते हैं, इसका एग्जाम्पल आप एकदम अच्छे से समझ सकते हैं। पहला एग्जाम्पल होता है आपका क्या, रस्सी में उत्पन्न तरंग, रस्सी में उत्पन्न तरंग। अभी मैंने एक डायग्राम यहाँ बनाया था, इसको थोड़ा सा मैं मिटाना चाहूंगा, ठीक है, इसको मैं मिटाना चाहूंगा। देखिए मैंने क्या किया था, यहाँ पर एक रस्सी था, एक छोर को मैंने बांध दिया, दूसरे छोर को ऐसे किया, जब इसमें डिस्टर्ब किया, इसको ऐसे डिस्टर्ब किया तो कुछ ऐसे 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 जा रहा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये आपका जो वापस ये माध्य पोजीशन है, ये रस्सी जो ऐसे नॉर्मल जब डिस्टर्ब किया तो एक ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर पे। इसका मतलब ऊर्जा तो एक जगह से दूसरे जगह चला गया ना जी, ऊर्जा यहाँ से यहाँ पर चली गई, ऐसे गया। और जो हवा के कण है या फिर रस्सी के जो कण है, रस्सी कण क्या ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, एक दूसरे कितना कोण बना रहे हैं, एक दूसरे से कितना कोण बना रहे हैं, एक दूसरे 90 डिग्री कोण बना रहे हैं। आपको समझ में आनी चाहिए कि एक प्रकार का क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग। तो रस्सी में उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ तरंग होता है, पानी के सतह पर उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। पानी के सतह पर उत्पन्न तरंग कौन सी तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। आया समझ में यहाँ तक चीजें क्लियर है आपको।
ठीक है, थम्स अप दीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे कि आगे बाकी हम तरंग के बारे में पढ़ लिए, तरंग में ही आपको आता है हमें साउंड। ठीक है, साउंड कौन सी तरंग है बच्चा, अभी हमने बताया था, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि तरंग कौन सी आपका तरंग, सॉरी, ध्वनि कौन सी तरंग है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ठीक है, ओके। देखिए ध्वनि जैसे हमने पढ़ा अभी, देखिए अब मैं बताने जा रहा हूँ, मेरे से पहले आप उसी समय पॉज कीजिएगा, बताइए कमेंट सेक्शन में, और मैं अब बताने जा रहा हूँ। ध्वनि एक बार कौन सी तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, तो ध्वनि क्या है, ध्वनि क्या है, ऊर्जा का एक रूप होता है। क्या, व्हाट इज साउंड, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिससे हम किसी वस्तु को सुन पाते। ठीक है, विच मेक द सेंसेशन टू हियर ऑब्जेक्ट। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक ऑब्जेक्ट सेंसिटिव टू हियर, सुनने के लिए सेंसिटिव बना देता है। मतलब कि ध्वनि ऊर्जा का वह रूप होता है जिससे हमें किसी वस्तु को सुनने की अनुभूति प्रदान होती है। हम किसी वस्तु को सुन पा रहे हैं, किसी चीजों को सुन रहे हैं, किसी की आवाज सुन पा रहे हैं, इसका मतलब ध्वनि ऊर्जा, और ये हमारी ऊर्जा जा रही है और ऊर्जा हमारे कान पर आ रही है, कान में फिर वापस विद्युतीय सिग्नल के थ्रू हमारे ब्रेन के पास जा रही है और ब्रेन रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, क्या करे ब्रेन, कैसे फंक्शन करता है समझिएगा। सबसे पहले ध्वनि आती है, ध्वनि आने के बाद हमारे कान पर आती है, और यही ध्वनि सिग्नल के रूप में क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में कन्वर्ट की जाती है थ्रू द ट्रांसमीटर के द्वारा। ट्रांसमीटर के द्वारा सिग्नल के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि हमारे कान के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, वो उसको सिग्नल के रूप में कन्वर्ट करते हैं, और वही सिग्नल ब्रेन के पास जाता है और ब्रेन उसको रिएक्ट करता है। अच्छा, सर ने बोला कुछ तो सुन लिया, और किसी ने कुछ बोला तो आपको आवाज अचानक चिल्लाने की आवाज आती है, तो अचानक आप सुन लेते हैं, आपका ब्रेन काम करने लगता है, ब्रेन रिएक्ट करता है। देखो कुछ अजीब सी हो रही है, कुछ आवाज जोर से आ रही है, तो कुछ ऐसी चीजें हमें सुनाई दे रही है। ठीक है, चलिए, तो ये रहा, इस इतना ही चीजें हमें पढ़ना है इस तरंग के साउंड में। कौन कौन सी चीजें पढ़ना है, तरंग दैर्घ्य, आयाम, आवृत्ति, तरंग वेग, ध्वनि की तीव्रता, तारत्व, गुंज, जिसको हम लोग बोलते हैं लाउडनेस भी बोलते हैं, प्रतिध्वनि, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि के परावर्तन, और सोनार, सोनार एक प्रकार का सिस्टम होता है और एक डिवाइस होती है जिसे किसी भी प्रकार के जो वस्तु होते पानी के अंदर ये काम करता है, मैं समझाऊंगा इसका। ठीक है, अलग अलग माध्यम में ध्वनि के चार, इतने सारी चीजें हमें पढ़ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर तरंग दैर्घ्य। तो देखिए जैसे मैंने थोड़ा देर पहले ही आपको बताया था कि तरंग का जो आपका आकृति होता है कुछ ऐसा होता है। ठीक है, जब साउंड का बात करें तो साउंड भी एक प्रकार का तरंग है, आपको उसका जो आकृति होगा, उसका चित्र कुछ ऐसे होगा, ऐसे बनेगा। जो ऊपर वाला होते हैं वो आपको देखिए, जब ध्वनि तरंग उत्पन्न होती थी, ध्वनि तरंग कैसे संचित होती है, सबसे पहले हाँ मेरे मुंह से आवाज निकला, ये ऊर्जा निकली, और ऊर्जा क्या है, हवा कण यहाँ के पास वाले हवा कण को थोड़ा सा आगे ढकेला तो पास हो गए, फिर उसको आगे ढकेला पास हो गए, बाकी ये पीछे आ गए तो दूर दूर हो गए। ठीक है, पहले ढकेला तो पास, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं संकुचन। तो जो ऊपर वाला दिख रहा है ये संकुचन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, संकुचन, कंप्रेशन जिसको बोलते हैं। ये जितने ऊपर वाला कंप्रेशन, नीचे वाला क्या दिखा रहा है, विरलन, रेयर फ्रैक्शन, तो ये क्या दिखा रहा है आपका, रेयर फ्रैक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, विरलन बोलते हैं। आया बात समझ में, ठीक है जी, ओके। तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए सबसे पहले तरंगदैर्घ्य का जो उसका सिंबल होता है, संकेत होता है, लेम्डा होता है, उसको क्या बोलते हैं, लेम्डा। ठीक है, इंग्लिश में लेम्डा। अब समझते हैं तरंगदैर्घ्य क्या होता है। देखिए इस तरंग में एक क्रेस्ट है, मतलब श्रृंग है, गर्त है, श्रृंग है, गर्त है, श्रृंग है, गर्त, ऊपर श्रृंग बोलते हैं, नीचे वाले को गर्त बोलते हैं। ठीक है, तो दो लगातार श्रृंग, दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्त, ये श्रृंग या फिर दो लगातार गर्त, ये गर्त, तो दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्त के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। तरंगदैर्घ्य क्या होता है, वेवलेंथ क्या था, वेवलेंथ इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एंड टू कंसेक्यूटिव ट्रफ। दो लगातार श्रृंग हो, दो लगातार गर्तों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसी न्यूनतम दूरी को ही क्या बोलते हैं,
तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य इज अ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव श्रिंग या टू कंसेक्यूटिव गर्त। दो लगातार गर्त या शीर्षक शिखर बोलते हैं, ये श्रिंग होता है, ये गर्त होता है। दो लगातार श्रिंग या दो लगातार गर्तों के बीच की जो न्यूनतम दूरी हो उसको क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य। अब देखिए तरंग दैर्ध्य क्या होता है। अब इसका जो बाकी डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे दूंगा, लिखना नहीं है आपको, ठीक है। तो अब देखिए तरंग दैर्ध्य जो होता है, तरंग दैर्ध्य एक बार अगर दूरी होती है तो इसका SI मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। इसका SI मात्रक क्या होता है, संकेत क्या होता है, मीटर। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा तरंग दैर्ध्य। दूसरा होता है आयाम क्या होता है, देखिएगा जब किसी तरंग का चित्र डायग्राम बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनता है। तो जो ये बीच वाला लाइन होता है इसी को बोलते हैं माध्य स्थिति, इसे क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन बोलते हैं इंग्लिश में, MEN पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन बोलते हैं। तो कुछ ऐसा मीन पोजीशन जैसा कुछ होता नहीं है, एक प्रकार का इमेजिनरी लाइन होता है, इमेजिनरी, ताकि हम तरंग के बारे को समझ सके, तरंग को अच्छे से डिफाइन कर सकें, इसके बारे में एक इमेजिनरी लाइन होता है मेन पोजीशन। तो अब देखिए आप समझिएगा कि मेन पोजीशन से जितना ऊपर मैक्सिमम ऊपर कर्ण गया है, जितना नीचे कर्ण गया है, मैक्सिमम जितना ऊपर गया है, मैक्सिमम जितना नीचे गया है, मैक्सिमम जितना ऊपर गया है, मैक्सिमम जितना नीचे गया है, मतलब किसी कर्ण द्वारा, किसी भी तरंग के कर्ण द्वारा उसके माध्य से लंबवत जो अधिकतम दूरी होती है उसी अधिकतम दूरी को आयाम बोलते हैं। आयाम को ए द्वारा सूचित करते हैं, आयाम को ए द्वारा सूचित करते हैं। आयाम क्या होता है, इट्स अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अटेन्ड बाय एनी पार्टिकल फ्रॉम द मेन पोजीशन इन अ वेव। किसी भी तरंग में माध्य स्थिति से लंबवत जो दूरी होती है उसी को आयाम बोलते हैं। तो आयाम भी एक प्रकार की दूरी है। आयाम क्या है, एक प्रकार की दूरी है। अगर इसका मैं SI मात्रा का बात करूं, इसका भी SI मात्रा क्या होता है, मीटर। इसका भी SI मात्रा क्या होगा, मीटर हो गया। समझ गए, दो चीजें समझ में, तरंग दैर्ध्य और आयाम समझ गए। तरंग दैर्ध्य को लैम्ब्डा द्वारा सूचित करते हैं, आयाम को A द्वारा सूचित करते हैं। तरंग दैर्ध्य क्या होता है, मिनिमम दूरी होता है दो लगातार श्रिंग या दो लगातार होते हैं। आयाम क्या होता है, किसी माध्य से जो लंबवत दूरी होती है, किसी भी कण का जो लंबवत ऊपर की तरफ या लंबवत नीचे की तरफ अधिकतम विस्थापन होता है, वही अधिकतम विस्थापन को आयाम को। अब बात आती है आवृत्ति, एकदम प्यार से समझिएगा आवृत्ति के बारे में, ठीक है। देखिए आवृत्ति का मतलब क्या होता है, देखिए जब ये तरंग यहाँ से चलना प्रारंभ किए, यहाँ से यहाँ से चलना ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ से यहाँ पर गए तो इसी को एक चक्कर बोलते हैं। फिर वापस यहाँ से यहाँ गया तो ये दूसरा चक्कर है, फिर वापस यहाँ से यहाँ गया तो तीसरा चक्कर हो गया। तो किसी भी तरंग द्वारा प्रति सेकंड में जितने ये कंप्लीट चक्कर करेंगे उसी को बोलते हैं आवृत्ति। मीन्स नंबर ऑफ रिवोल्यूशन या नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन इन पर सेकेंड। एक सेकेंड में जितने दोलनों की संख्या होती है वही दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को एफ या न्यू द्वारा सूचित करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको न्यू बोलते हैं। ऐसा लिखा हुआ ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, न्यू। यह आवृत्ति का संकेत होता है, ठीक है। तो आवृत्ति को एफ या न्यू द्वारा सूचित किया जाता है। एफ में छोटा एफ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है, किसी भी तरंग द्वारा प्रति सेकंड में कंप्लीट दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो आवृत्ति जो होता है, आवृत्ति का फॉर्मूला होता है आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल 1/, आवर्तकाल। मीन्स इसको ऊपर लिखना चाहेंगे तो आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा, न्यू बराबर 1/t, न्यू बराबर 1/t। तो इसका जो SI मात्रक 1/t है तो सेकेंड इनवर्स होगा, या इसी को क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं हिंदी में। संकेत जैसे HZ होता है, संकेत क्या होता है, HZ होता है, HZ हर्ट्ज बोलते हैं। तो आवृत्ति क्या होता है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन या नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन पर सेकेंड। जैसे किसी का आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, किसी का आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, मतलब एक सेकंड में कितने चक्कर कंप्लीट किया है, 50 चक्कर कंप्लीट किया। और किसी का आवृत्ति 20 हर्ट्ज है, इसका मतलब एक सेकंड कितने 20 बार दोलन कंप्लीट किया है, 20 चक्कर कंप्लीट एक सेकंड में। और किसी का आवृत्ति 2 है, इसका मतलब एक सेकंड में कितने बार उसने कंप्लीट दोलन किया है, 2 बार किया। तो आवृत्ति समझ गए। अब बात आती है किसका, तरंग वेग का। अगला आते हैं तरंग वेग। तरंग वेग को v द्वारा सूचित करते हैं। अब देखिए तरंग वेग क्या, एक वेग है, किसी तरंग द्वारा जो उत्पन्न वेग होता है उसको तरंग वेग बोलते हैं। तरंग वेग बराबर क्या होता है समझिएगा,
तरंग वेग। अब आपको पता है वेग है मतलब चाल है, समझ सकते हो चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा। अब देखिए जब तरंग का दूरी का बात करेंगे, तरंग का दूरी क्या दिखाई देता है, तरंग का दूरी तरंग दैर्ध्य होता है। तरंग का दूरी क्या होता है, तरंग दैर्ध्य होता है। और समय क्या होता है, आवर्तकाल। समय क्या होता है, आवर्त। अभी आवर्तकाल नीचे डिफिनीशन है, हम लोग समझेंगे। अच्छा उसमें नहीं लिखा है, मैंने लिख देंगे, आवर्तकाल का भी डिफिनीशन आपको समझा देंगे। तरंग को भी द्वारा सूचित करते हैं, तरंग दैर्ध्य को लेम्डा द्वारा और इसको टी द्वारा। तो v बराबर लेम्डा बाई टी, तरंग वेग बराबर लेम्डा बाई टी, तरंग वेग बराबर लेम्डा बाई टी। अब देखिए इसको, इससे एक और एक फॉर्मूला बनता है लेम्डा, ये क्या है लेम्डा गुणे 1/t कर सकते हैं जी। ये देखो लेम्डा को बाहर निकालते तो 1/t है ना, और 1/t को अभी क्या बोले, देखिए यहाँ पर 1/t को v बोले या न्यू बोले हैं, तो यहाँ से v बराबर लेम्डा न्यू, v बराबर लेम्डा न्यू। तो जो ये दूसरा फार्मूला, ये होता आपका पहला फार्मूला, ये होगा दूसरा फार्मूला। मतलब कि तरंग वेग का दो फार्मूला होता है। अगर आपको किसी भी तरंग का तरंग दैर्ध्य और समय दिया तो तरंग वेग निकाल सकते हैं। किसी भी तरंग दैर्ध्य का किसी भी तरंग का अगर तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति दिया हो तो उसे हमें क्या निकाल सकते हैं, उसे हम तरंग वेग निकाल सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ में आया, यहाँ तो कोई डाउट है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें अभी तक 4 पॉइंट समझ गए, तरंग दैर्ध्य, आयाम, आवृत्ति और तरंग वेग। अगला हम पॉइंट समझते हैं आवृत्ति के बारे में। आवृत्ति से पहले आवर्त काल को समझ लेते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें मैंने छोड़ दिया है, तो हम आवर्त काल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, आवर्त काल को समझ लेते हैं। आवर्त काल को इंग्लिश बोलते हैं टाइम पीरियड। आवर्त काल को कैपिटल टी द्वारा सूचित। आवर्त काल क्या होगा समझिएगा, देखिए किसी तरंग द्वारा एक कंप्लीट चक्कर पूरा करने में जितना समय लगेगा उसी का आवर्त काल। किसी तरंग द्वारा एक कंप्लीट या पूर्ण चक्कर कंप्लीट करने में जितना समय लगेगा उसी को क्या बोलते हैं, आवर्त काल को। ठीक है, तो आवर्त काल क्या होता है, आवर्त काल एक समय होता है, इसका एसआई मतलब क्या हो जाएगा, इसका एसआई मतलब सेकंड हो जाएगा, इसका एसआई मतलब सेकंड। मतलब किसी भी तरंग द्वारा एक कंप्लीट या पूर्ण चक्कर करने में जितना समय लेगा उसे क्या बोलते हैं, आवर्त काल। समझ में आया, बिल्कुल बहुत सुंदर। ठीक है, तो आवर्त काल क्या होता है, एक समय होता है किसी तरंग द्वारा एक कंप्लीट चक्कर करने में। मीन्स क्या होता है, the time period is a time by which to complete its one revolution या one complete cycle। एक कंप्लीट चक्कर कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसी को टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज टाइम इन विच बाय अ वेव टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जितना इसको समय लगेगा उसी का बोलते हैं टाइम पीरियड। तो आवर्त काल बराबर टी बराबर ये होगा। तो आवर्त काल बराबर क्या होता है, टी बराबर 1/f होता है। जब एफ बराबर या न्यू, एफ या न्यू, एफ या न्यू, जब यहाँ पर देखिएगा जब न्यू बराबर 1/t हो सकता है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से अगर गुना करेंगे न्यू इंटू टी बाई 1 तो टी बराबर 1/न्यू नहीं हो सकता है। तो आवर्त काल बराबर 1 बटा आवृत्ति, आवर्त काल बटा 1 बटा आवृत्ति, आवृत्ति बराबर 1 बटा आवर्त काल, आवृत्ति बराबर 1 बटा आवर्त काल, आवर्त काल बराबर 1 बटा आवृत्ति। एक दूसरे के उल्टा होते, एक दूसरे के उल्टा होते। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, ठीक है, एक दूसरे के उल्टा होते हैं, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड गुना आवृत्ति बराबर, क्वेश्चन ये आवृत्ति और आवर्त काल के गुणनफल का संख्यात्मक मान होता है, तो आप इसका संख्यात्मक मान कितना होता है, 1 होता है। आवृत्ति और आवर्त काल का जो गुणनफल का संख्यात्मक मान कितना होता है, 1 होता है। आवृत्ति और आवर्त काल का गुणनफल का संख्यात्मक मान कितना होता है, 1 होता है। व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, इट्स 1। कितना होता है, 1। ठीक है, चलिए तो हमने ये भी समझ लिया। अब आगे हम समझते हैं किसी ध्वनि की तीव्रता के बारे में। देखिए ध्वनि की तीव्रता कहीं ना कहीं आपको ये दिखाती है कि कितना तेज है आवाज जो आपको आ रही है, कितना तेज आपको सुनाई दे, कितना कम सुनाई दे रही है, ये किस चीज पर निर्भर करती है, ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता आई द्वारा सूचित किया है। तो ध्वनि की तीव्रता इंग्लिश में बोलते इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी आई से आई द्वारा सूचित किया जाता है ध्वनि की तीव्रता होती है। अब देखिए जो ध्वनि की तीव्रता होती है ना, ध्वनि की जो तीव्रता होती है किस चीज पर निर्भर करती है, ध्वनि की तीव्रता आयाम पे निर्भर करती है। किस चीज पर निर्भर करती है, आयाम पर। जो ध्वनि की तीव्रता होती है आयाम ए का वर्ग होती है, ए स्क्वायर का वर्ग।
इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी भी तरंग का आयाम ज्यादा होगा तो उसका तीव्रता भी अधिक होगा। अगर किसी भी तरंग का आयाम है, इसका मतलब कि देखिए अगर बताऊंगा दो तरंग है, एक ऐसा तरंग है और एक कुछ ऐसा तरंग है। अब बताइए किसका आयाम ज्यादा है, इसका आयाम कम है और ब्लैक वाला का आयाम ज्यादा है। जो ब्लू वाला है उसका आयाम कम है, ब्लैक वाला का आयाम ज्यादा है। तो इसका आयाम ज्यादा है तो इसका जो ऊपर वाला है उसका आवृत्ति भी ज्यादा होगी। तो जो आयाम होता है वो किस पे निर्भर करती है, जो ये तीव्रता होती है वो तीव्रता किस पे निर्भर करती है, आयाम पे निर्भर करती है। तीव्रता किस पे निर्भर करती है, आयाम पे निर्भर करती है। तीव्रता किस पे निर्भर करती है, आयाम पर। और कैसे निर्भर करती है, स्क्वायर। इससे क्वेश्चन भी आता है, इससे क्वेश्चन अब निकालते हैं। जैसे कि थोड़ा सा समझा दें, इसको मैं मिटाना चाहूंगा क्योंकि ये चीजें आपके नोट्स में रहेंगे, आप भी लिख जाए, वीडियो को आप पीछे करके भी देख सकते हैं। जो जो तीव्रता होती है आयाम के समानुपाती होती है, आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो जब ये हटाते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तो ये I1 ठीक है के A1 का स्क्वायर, समीकरण पहला। समीकरण दूसरा I2 के A2 का स्क्वायर। समीकरण 1 और 2 को भाग करते हैं, I1 अपॉन I2 बराबर के A1 का स्क्वायर बाई के A2 का स्क्वायर। तो ये के से के कट जाता है तो यहाँ से मिलता है I1 बाई I2 इक्वल टू A1 बाई A2 का होल स्क्वायर। ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशंस होते हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं। वो दिया रहा है कि दो तरंग है आपके पास, एक तरंग जिसका तीव्रता I1 है, दूसरा तरंग I2 है। एक तरंग का आपकी आयाम पता है, दूसरे तरंग का आयाम निकालिए। तो इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं, I1 I2 पता है, A1 पता तो A2 सब निकल जाएगा इस फार्मूला से। ठीक है, मतलब जो तीव्रता होती है आयाम के वर्ग के समानुपाती हो। अगर आयाम का मान 2 गुना होता है आवृत्ति 4 गुना, आयाम का मान 3 गुना आवृत्ति 9 गुना हो जाता है। ठीक है, चलिए तो ये आवृत्ति भी समझ गए। अब देखिए ये तो समझ गए ना, आवृत्ति पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर निर्भर करती है। लेकिन तीव्रता होता क्या है, तीव्रता का मतलब इसका जो सूत्र होता है आई बराबर, देखिएगा आई बराबर जो सूत्र होता है आई बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया एंड फोर्स पर यूनिट एरिया एंड यूनिट टाइम। मतलब कि प्रति एकांक समय और प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाला जो ध्वनि द्वारा बल होता है उसी को तीव्रता बोलते हैं। अब देखिएगा जितना बल लगेगा उतना हमें डिस्टर्ब होगी, हमें तंग होगी। तब ज्यादा जोर से आवाज बोलता है तो हमारा कान डिस्टर्ब हो जाता है, तंग हो जाता है, हमें आवाज को सुनने के लिए वो ऑडिबल नहीं साउंड होता है, एक सामान्य मनुष्य नहीं सुन सकता है। तो आप बोलिए क्या कि किसी प्रति एकांक क्षेत्रफल और प्रति एकांक समय, प्रति एकांक क्षेत्रफल और प्रति एकांक समय में किसी भी वस्तु पर ध्वनि द्वारा जो लगाया गया बल होता है उसी को तीव्रता बोलते हैं। मतलब इंटेंसिटी इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम। मींस इंटेंसिटी इज अ फोर्स अप्लाइड पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट एरिया। इकाई क्षेत्रफल और इकाई समय में किसी वस्तु पर जो लगने वाला बल होता है उसी क्या बोलते हैं, तीव्रता बोलते हैं। तो इसका एसआई मात्रा का बात करें तीव्रता का, न्यूटन, न्यूटन इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। न्यूटन बाई क्योंकि फोर्स का न्यूटन हो जाएगा, एरिया का मीटर स्क्वायर और टी का सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू न्यूटन बाई, हाँ न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, सॉरी मैंने गलत बोला, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, तीव्रता भी समझ गए। अब समझते हैं तरत्व के बारे में। किसके बारे में हम समझने चाह रहे हैं बच्चे, तरत्व। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है, थोड़ा सा मजा भी आता है पढ़ने में, समझिएगा। देखिएगा किसी का जो आवाज होता है एकदम पतला, एकदम सुरीली, मधुर, मीठा आवाज आता है, और किसी का एकदम बेसुरा, कोई उसमें सुर ही नहीं, कोई लय ही नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि लड़कों का जो आवाज होता है तेज होता है, बेसुरा होता है लड़कियों के सापेक्ष। लड़कियों का आवाज एकदम सुंदर, एकदम सुरीली होती है, लेकिन लड़कों को नहीं। इसका मतलब जो तरत्व होता है इसको थोड़ा सा मिटाना चाहेंगे। जो तरत्व होता है किस पर निर्भर करता है, तरत्व निर्भर करता है सुनने वाला आवाज के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
अगर जिसको सुनने में आवाज एकदम मधुर है उसका पिच क्या होता है? हाई होता है। इसका मतलब लड़कियों का सुनने वाला आवाज एकदम मधुर होता है, उसका पिच क्या होता है? एकदम हाई होता है। लड़कों का सुनने वाला आवाज एकदम हार्ड होता है, एकदम बेसुरा होता है, उसका पिच क्या होता है? उसका तरफ क्या होता है? क्रम। इसका जो पिच होता है, पिच सुनने वाला आवाज के व्युत्क्रमपाती होता है, उल्टा होता है। मतलब कि पिच इज ए रेसिप्रोकल ऑफ वन हु इज लिसनिंग, जो सुन रहा, जो सुन रहा है या सुनने वाला आवाज जैसा भी हो, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब बॉयज और गर्ल, बॉयज है जो लड़का का आवाज होता है वो लड़का का आवाज एकदम बेसुरा होता है, ठीक है, लाउडनेस होता है, ठीक है। जो लड़कियों का आवाज होता है एकदम सुरीली होता है, ठीक है, कम लाउडनेस होता है, सॉफ्ट होता है। इसका मतलब कि इसका जो पिच होता है, इसका जो पिच होता है, लड़कियों का पिच हाई होगा, लड़कियों का पिच क्या होता है? हाई। लड़का का पिच क्या होगा? स्लो होगा। तो लड़कों का पिच स्लो है इस वजह से तेज आवाज है ना, लड़कियों का पिच हाई है उस वजह से। अब देखिए जब पिच होता है वो किस पर निर्भर करती है? पिच आपका निर्भर करती है आवृत्ति पर। पिच किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। अब देखिए दो डायग्राम तरंग का ही दो डायग्राम पर, आप मेरे को समझाइए किसका आवृत्ति ज्यादा है? एक ऐसे है और एक कुछ ऐसा है। अब बताइए किसका आवृत्ति ज्यादा है? ऑफकोर्स आपको दिख रहा है नीचे वाला कि ये देखिए एक चक्कर कंप्लीट करने में कितने चक्कर? एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, चार चक्कर, 4.5 चक्कर कंप्लीट कर। तो इसका आवृत्ति ज्यादा है ना जी। ये वाला ये ए है और बी है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए किस ए और बी में से किसका आवृत्ति ज्यादा है? बी का आवृत्ति ज्यादा है। जब बी का आवृत्ति ज्यादा होता है तो जो बी का तारतम्य होता है वो भी ज्यादा। ए का तारतम्य तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? कि इसकी आवृत्ति कम है। तो जिसकी आवृत्ति ज्यादा होती है उसका पिच हाई होता है, जिसका आवृत्ति कम होती है उसका पिच लो होता है। इसका मतलब कि अगर इसका आवृत्ति ज्यादा है, इसका पिच ज्यादा है, तो ये एकदम मधुर आवाज आएंगे, एकदम पतला आवाज है सुनाई देगा। और ये मोटा बेसुरा आवाज फटा फटा आएगा, एकदम ढोलक जैसा, फटा हुआ ढोलक होता है ना, उसके जैसा आएगा। अब देखिए लड़की लोग बहुत खुश हो जाएगी कि सर मेरा बड़ाई कर दिया। अरे बड़ाई नहीं है, दैट इज अ रियलिटी, इट्स अ रियलिटी, ठीक है। चलिए ओके, अब आते हैं गुंज। गुंज क्या होता है? गुंज से पहले हम समझेंगे आपको ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन समझेंगे। तो ये सारी चीजें मिटा दें क्योंकि बोर्ड पर मैंने बहुत कुछ लिख दिया है, इसमें हमें मिटाना पड़ेगा तभी हम आपको अच्छी बेहतर ढंग से समझा पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें इसको मिटाना होगा। चलिए, बाकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसा कुछ दिक्कत नहीं है, बट फिर भी लेने का कोई मतलब नहीं बनती है जब मैं इसका प्रॉपर नोट्स दूंगा तो, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी रहेंगे, तो फिर ये लिखने के पहले समझ लीजिए, क्योंकि देखिए बच्चे समझ नहीं पाते। अगर आप समझ जाएंगे ना तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, खुद से तो आप नोट्स बना लेंगे ना जी। जब आपको चीजें याद रहेगी, समझ में नहीं, आपके दिमाग में रहेगी, तो लिखने की बात आती तो खुद से लिख देंगे ना जी। नहीं, बिल्कुल ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश में क्या होता है? एक सतह होती है, इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। जैसे कि प्रकाश से परिवर्तन होते हैं, प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं, वैसे ही ध्वनि में परिवर्तन होता है। ध्वनि भी आती है यहाँ से ऐसे 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 आती है, वापस ऐसे ऐसे चली जाती है, ठीक है, ऐसे ऐसे चली जाती है। ये आने वाली ध्वनि और जाने वाली, जो आने वाली प्रकाश किरण आती थी उसको आपतित किरण बोलते थे। तो ये ध्वनि आ रही तो आपतित ध्वनि क्या होगा? आपतित, आपतित ध्वनि को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट, इंसिडेंट साउंड, ठीक है।
और जाने वाली क्या बोलते हैं, परावर्तित, क्योंकि टकरा के वापस जा रही है, परावर्तित। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए एक नॉर्मल भी डाल देते हैं डॉटेड लाइन से। वैसे ये इमेजिनरी होता था, जो नॉर्मल क्या होता है, अविलंब होता था, सतह से कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री बनता। तो जैसे प्रकाश का परिवर्तन होता है वैसे ध्वनि का भी परिवर्तन होता है। अब समझिएगा, जब ध्वनि किसी भी सोर्स से निकलती है और किसी सतह पर, परावर्तक सतह पर टकराती है, टकराकर वापस लौट जाती है, इसी घटना को ध्वनि का परिवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण आती है और किसी सतह से टकराकर वापस अपने ही दिशा में चली जाती है, उसको प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। वैसे ध्वनि का परिवर्तन, जब ध्वनि की तरंगे किसी भी सतह पर आती है और टकराकर वापस चली जाती है, इसी घटना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। when incident sound is coming from source and after reflection it goes in the same direction. When incident sound coming from a source and after reflection it goes in the same direction is known as the reflection of sound. ठीक है, तो आती है और वापस चली जाती है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोलते हैं। ये देखो आई होता है जिसको बोलते हैं अपतन कोण, आर होता है जिसको परावर्तन, इसको अपतन कोण बोलते हैं, आर को परावर्तन। ये आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, इसमें कोई समझा बड़ा बात नहीं है, ऑलरेडी समझाया हुआ। ठीक है, परावर्तक सतह क्या होता है, परावर्तक सतह एक ऐसा सतह होता है जिसमें साउंड या प्रकाश किरणें आती है और वापस टकरा के चली जाती है। एक होता है अपवर्तक सतह, जब प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे होंगे हम लोग, तो उस जब पढ़े होंगे 8th क्लास में, तो वहां पर भी आपने देखा होगा प्रकाश किरणें आती है और आने के बाद वापस इसी रास्ता से चली जाती है, लौटती नहीं टकरा कर, क्या होती है, रास्ता में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है, उसको प्रकाश का अपवर्तन। ये समझ में आ गया, ध्वनि के परिवर्तन। ये क्यों पढ़ना था, ध्वनि के परिवर्तन क्यों जरूरी है, ध्वनि के परिवर्तन इस वजह से जरूरी होता है कि बड़े बड़े जो हॉल होते हैं, जहाँ पर सभागार होता है, जब बड़ा बड़ा सभा लगा होता है, अब देखते हैं ना कुछ ऐसा जो उनका वो होता है ना, क्या बोलते हैं, उनका बनावट होती है कुछ ऐसा होता है, ठीक है, कुछ ऐसा होती है। क्यों ऐसा होती है, क्योंकि अगर ये पोडियम है, पोडियम पे कोई व्यक्ति बोल रहा है, तो जो उसका आवाज टकराकर किनके पास जाएगा, टकराकर जो बैठे यहाँ पर, जो सीट पर बैठे व्यक्ति हैं, उनके पास आवाज क्लियरली सुनाई देगा। ठीक है, इस तरह से ध्वनि का परिवर्तन होता है। ध्वनि के परिवर्तन का मकसद क्या है कि बड़े बड़े हॉल होते हैं, सिनेमा हॉल को इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है, इसको इस तरह से बनाया जाए, शंकु आकार का बनाया जाता है, ठीक है, कोनिकल बनाया जाता है। रीजन क्या होता है कि प्रकाश की टकराकर ध्वनि टकराकर वापस इन व्यक्ति को अच्छे से सुनाई दे पाए। नहीं टकराएगा वहां पर सीधे चल जाएगा तो सुनने में प्रॉब्लम होती है। इस वजह से इस तरह से जो बड़े बड़े सभागार होते हैं, सभागार में इस तरह से बनाया जाता है, शंकुकार बोलते हैं, ताकि हमें आवाज सुनाई दे सके। ठीक है, ध्वनि के परिवर्तन समझ गए। अब आते हैं ध्वनि के परिवर्तन के बाद क्या होता है, गुंज। अगला हमें गुंज। गुंज क्या होता है, देखिएगा कभी कभी आप एक बंद कमरा है, बंद कमरा चिल्लाइएगा ना, तो उस आवाज का बार बार टकराहट होती है, बार बार परिवर्तन होती है। तो जब ध्वनि का बार बार परिवर्तन हो गया तो उसी को क्या बोलते हैं, गुंज बोलते हैं। जब किसी भी ध्वनि का बार बार परिवर्तन होता है, ध्वनि निकला, यहाँ भी टकराया, यहाँ भी टकराया, वहां भी टकराया, यहाँ भी टकराया, बार बार परिवर्तन है, और जिसको बोलते हैं, देखो हाला मत करो, बंद कमरा है, हाला करोगे तो आवाज ज्यादा आएगा। इसका मतलब क्या होता है, आपका जो ध्वनि है, आपका साउंड है, यही साउंड का बार परिवर्तन, यहाँ पर हर जगह परिवर्तन हो रहा है, जिससे आप क्या कर रहे हैं, जिससे आपको तेज आवाज सुनाई दे रही है, जिससे आपको गूंज हो रही है। और यही गूंज जिससे आपको कान सुन नहीं पाता है, डिस्टर्ब होता है, ऑडिबल नहीं होता है हमें, तब बोलते हैं बच्चों शांत हो जाओ, क्यों हल्ला कर रहे हो, क्यों मछली बाजार बना रखे हो। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, गुंज बोलते हैं। आया समझ में, उसको लाउडनेस ही बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है आपका प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि क्या होती है, प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए कम से कम आपके जो, जिससे प्रतिध्वनि का मतलब होता है इस ध्वनि का एक बार परिवर्तन होगा। जैसे मैं बोलूँगा कि हेलो, उधर से भी आपको कुछ सेकंड के बाद हेलो सुनाई देगा, इसी को गुंज बोलते हैं। जैसे आप बड़े बड़े आप पहाड़ों पे जाते हैं, खुले स्थानों पे जाते हैं, तो जब या फिर किसी जंगल में जाते हैं, तो आपका जो एक बार बोलते हैं हेलो, उधर से भी बोलता है हेलो, तो इस तरह का जो अवस्था होती है वही प्रतिध्वनि होता है। मतलब कि आपके ध्वनि को वापस लौटना ही प्रतिध्वनि कहते हैं। जब प्रकाश की जो जब
हाँ, ध्वनि का परिवर्तन एक बार होता है, जैसे मैंने आवाज वो निकाला, कोई आवाज निकला, मेरा आवाज निकलने के बाद क्या होता है, ठीक है जी। तो प्रतिध्वनि भी समझ में आया। तो देखो प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए जो, जैसे कि जो ध्वनि की चाल होती है लगभग 340 या 332 मीटर पर सेकंड, अलग अलग माध्यम अलग अलग चाल होती है। अगर हवा नमी युक्त है, अगर मॉइस्चर वाला हवा है तो उसका स्पीड कम हो जाती है, और थोड़ा सा सूखी हवा होती है उसमें स्पीड बढ़ जाती है। कभी कभी 332 भी दिया जाता है, तो घबराना नहीं। अगर आपको ऑप्शन में पूछेंगे निम्नलिखित में कौन सा ध्वनि की चाल है, तो 332 और 40 में दोनों में से कोई एक देगा, दोनों नहीं देगा, ठीक है। ठीक है, अब देखिए समझिएगा, क्योंकि प्रतिध्वनि हमें उत्पन्न करना है 340 मान के चले, प्रतिध्वनि उत्पन्न करना है, तो जो आपका जिससे जो सोर्स है, स्रोत है, जिससे आवाज निकल रही, स्रोत किसको बोलते हैं, स्रोत उसे बोलते हैं जिससे आवाज निकलती है, राइट। स्रोत उसे बोलते हैं जिससे आवाज निकलती है, इससे आवाज निकल रही, तो आवाज निकलने वाला आवाज है जो आपका ऑब्स्टैकल होता है, रुकावट होती है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, लगभग 17 मीटर होना चाहिए या 17.5 मीटर होना चाहिए। समझ में आया? या फिर हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसको हम रुकावट बोलते हैं, ऑब्स्टैकल, मतलब जिससे हमारा ध्वनि टकराकर आना है ना, तभी तो प्रकाश का ध्वनि का परिवर्तन रहा है। ध्वनि निकला वापस टकरा के आया, तभी तो हम दोबारा सुन पाए। एक बार मैंने बोला तभी सुना, और एक बार टकरा कर आया फिर भी सुनाई दिया, तो 2 बार सुनाई देना ही प्रतिध्वनि बोलते हैं। तो जब प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए मिनिमम दूरी 17 मीटर हो, और ये कैसे निकालते हैं समझते हैं। देखिए, ऐसा बोला जाता है कि जो सोर्स और रुकावट के बीच, स्रोत और रुकावट के बीच जो प्रतिध्वनि उत्पन्न होता है, वो उसका जो टाइमिंग होता है 0.1 सेकेंड का, कितना होता है 0.1 सेकेंड का। और आपको पता है ध्वनि के चाल 340 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड कितने जाएगा, 340 मीटर जाएगा। तो आप मुझे बताइएगा, एक सेकेंड में 340 मीटर जाएगा, तो वापस यहाँ से गया और वापस आ गया, तो टोटल कितना दूरी तय किया, एक सेकेंड में 0.1 सेकेंड में। तो डिस्टेंस वापस गया और फिर वापस से लौट के आएगा, तो एक बार गया है एक बार आया है, तो टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा, वही हमें निकालना है, कितना होगा वही हमें मान लेते x है, टोटल डिस्टेंस क्या है x है, या फिर 2x मान लीजिए, ये x दूरी था, ये x दूरी था, 2x हो गया, 2x दूरी टोटल डिस्टेंस है। और चाल कितना है, स्पीड कितना दे रहा है 340 मीटर पर सेकेंड। तो हम, और टाइम भी हमें पता है 0.1 सेकेंड, तो हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 340, टाइम कितना है 0.1। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो कितना 34 मीटर। इसका मतलब कि जब ये वापस यहाँ गया और आया तो कितना मीटर का दूरी तय किया, 34 मीटर का। तो 34, तो क्वेश्चन पूछता है कि सोर्स और ऑब्स्टैकल के बीच कितना दूरी है, तो 34 मीटर जाने में और आने दोनों का है ना जी, 2 से भागा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। 2 से भागा को दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा, 2 से भागा दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो 2 से भागा देगा तो ये आपको पता चल जाएगा 17 मीटर ये, और ये भी 17 मीटर, तब ना 34 मीटर हुआ है, ठीक है। देखिए, अगर हमें निकालना है, अगर हमें, क्योंकि देखिए हमें पता है कि जो प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है उनके जो बीच सोर्स और रुकावट के बीच के जो आने में समय लगता है 0.1 सेकेंड का, ये पता रहता है आपको, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट की वजह से पता किया गया है कि उसका समय कितना है 0। क्वेश्चन में ये पूछता है कि जो स्रोत होता है और रुकावट है ना, उन दोनों के बीच कितना दूरी चाहिए ताकि हम प्रतिध्वनि उत्पन्न कर सके। हम अपने घर में प्रतिध्वनि उत्पन्न नहीं कर सके, क्योंकि हमारे घर की दीवार 17 मीटर से कम होती, तो इस वजह से नहीं कर पाते।
ठीक है, 17 मीटर होगी तो प्रतिध्वनि उत्पन्न हो सकता है, पर 17 मीटर से कम होती है तो हमें गूंज उत्पन्न होती है, हमें रिवर्बरेशन उत्पन्न होती है, क्योंकि बार बार टकराती है आवाज। ठीक है, एक बार टकराती है तो उसे प्रतिध्वनि बोलते हैं, बार बार टकराती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इको। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालना है, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस निकालना, स्पीड कितना है 340, टाइम कितना दिया 0.1 सेकेंड, अगर एक पॉइंट से एक पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 34 मीटर। टोटल डिस्टेंस आपको कितना मिलेगा 34 मीटर, जाने में 17 मीटर, 17 मीटर आने में 34 मीटर। तो क्वेश्चन पूछेगा कि स्रोत और रुकावट के बीच कितना दूरी है, तो 17 मीटर। कितना दूरी है 17 मीटर है। आपको समझ में आ गया? ठीक है, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। और ये अब रह गया ध्वनि के प्रकार, सोनार और अलग अलग माध्यम में ध्वनि की चार्ज। ध्वनि के प्रकार देखिए 3 तरह के ध्वनि होते हैं, टाइप ऑफ साउंड कितने 3 तरह के, एक तो इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक और एक ऑडिबल होते हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा हमें इसको इरेज करना पड़ेगा बच्चों। देखिए हमारा मकसद है कि इसको टॉपिक को जल्दी से जल्दी कवर किया, एकदम प्यार से कवर किया, एकदम हंसते खेलते पढ़ना है, एकदम इत्मीनान से, ऐसा नहीं कि जल्दी में कवर करना है, एकदम प्यार से समझना है। ठीक है, देखिए टाइप ऑफ साउंड, ध्वनि के प्रकार। ध्वनि के जो प्रकार होते हैं बेसिकली 3 तरह से बताया। एक ऐसा ध्वनि होता है जिसको हम बोलते हैं प्राश्रव्य, दूसरा होता है श्रव्य ध्वनि, तीसरा होता है आपका अतिश्रव्य ध्वनि या अल्पश्रव्य। प्राश्रव्य को बोलते हैं अल्ट्रासाउंड, सॉरी अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक साउंड। इसको बोलते हैं ऑडिबल, और इसको क्या बोलते हैं इंफ्रासोनिक। देखिए श्रव्य ध्वनि वो होती है जो सामान्य मनुष्य सुन सकता है, जिसको नाम ही है श्रव्य ध्वनि, और जिसको इसका आवृत्ति होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। जब सुनने वाला ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑडिबल साउंड है। जैसे कोई मनुष्य सुन सकता है, तो हम जैसे नॉर्मल इंसान होता है इनके बीच के ध्वनि को सुन सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखिए, क्वेश्चन ऐसे देता है कि मनुष्य किन आवृत्ति के बीच के ध्वनि को सुन सकते हैं, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, के का मतलब 1000 होता है। ठीक है, और दूसरा होता है अल्पसोनिक, जिसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक में क्या होता है 20 हर्ट्ज से अगर कम हो तभी आदमी सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से कम वाले ध्वनि को आदमी सुन सकता है। जैसे एग्जांपल में, जैसे कुत्ता, कुत्ता क्या होता है, आप देखो जो डॉग होता है, डॉग को धीरे धीरे पैर से भी चलते हैं तो आवाज को सुन लेता है, समझ जाता है। कबूतर, ठीक है, ये सारे चीज जो होते अल्पसोनिक ध्वनि। प्राश्रव्य ध्वनि वो उत्पन्न करते हैं जैसे चमगादड़ होती है, चमगादड़ जो बैठ रहे प्राश्रव्य ध्वनि, जैसे बड़ा हाथी। ठीक है, ये प्राश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करती है। तो ये प्राश्रव्य ध्वनि क्या होती है, वैसे ध्वनि जिसका जो आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ऐसे ध्वनि जिसकी जो आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ऐसे ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो उसी को हम क्या बोलते हैं, पराश्रव्य ध्वनि बोलते हैं। तो समझ में आ गया, श्रव्य ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 से 20,000 के हर्ट्ज के बीच हो, अल्पश्रव्य ध्वनि जिसका आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से कम हो, 20 हर्ट्ज से कम हो, और वैसे ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो उसको पराश्रव्य ध्वनि बोलते हैं। आया समझ में आपको, तीनों समझ में आ गया। पराश्रव्य जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो, अल्पश्रव्य 20 हर्ट्ज से कम हो, और श्रव्य जो 20 दोनों के बीच में हो, 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में। तो ध्वनि के प्रकार भी आप समझ गए। अब सोनार आ गया। सोनार देखिए एक प्रकार डिवाइस होता है। सोनार क्या होता है, साउंड
नेविगेटिंग एंड रेंजिंग डिवाइस होता है। ठीक है, सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? सोनार, साउंड नेविगेटिंग एंड रेंजिंग डिवाइस। इसी को बोलते हैं सोनार। एक ऐसा डिवाइस होता है, ठीक है, एंड सोनार एक ऐसा डिवाइस होता है जिसे पानी के अंदर, जैसे समुद्री जहाज होती है ना, सोनार के आधार पर चलती है। समुद्री जहाज में सोनार लग गया होता है और ये सोनार डिटेक्ट करता है कहीं उसको ऐसा रुकावट तो नहीं है। पानी के अंदर समुद्री बड़े बड़े जो मछली होती है, बड़े बड़े हवेल मछली होती है, पानी के अंदर तो कैसे पता चलेगा? अब हमारा जो समुद्री जहाज है पानी के अंदर जाएगा तो पानी के अंदर और समुद्र के अंदर मछली से टकराकर हो सकता है कि उसमें कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस आ जाए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया सोनार। सोनार एक ऐसा डिवाइस होता है, साउंडिंग, नेविगेटिंग एंड रेंजिंग। एक साउंड प्रोड्यूस करता है और ये साउंड प्रोड्यूस करता, नेविगेट करता, आगे जाता है और वो उस रेंज को पता करता है कि इस रेंज में कोई ऐसा रुकावट तो नहीं है ना। अगर उसमें जाता है टकराकर वापस आके तब पता चलेगा भाई साहब कोई रुकावट है, तो जहाज अपनी रास्ता, जो पनडुब्बी जहाज होती है वो अपना रास्ता बदल लेती है। ठीक है, तो साउंडिंग, नेविगेटिंग एंड रेंजिंग एक ऐसा डिवाइस होता है पानी के अंदर, जो पनडुब्बी होते हैं, ऐसी जहाज होती है जो पानी के अंदर चलती है और पानी के अंदर इन डिवाइस में ये सिस्टम, ये डिवाइस लगी होती है ताकि उसके अंदर समुद्र में जब जहाज जा रही है तो उसके सामने अगर कोई रुकावट है तो उस रुकावट को पहले ही पता कर ले, उससे सतर्क हो जाए, अलर्ट हो जाए और अपना रास्ता बदल। ठीक है, चलिए समझ आगे। अगर अलग अलग माध्यम में ध्वनि की चाल, देखिए अलग अलग माध्यम, ठोस, द्रव, गैस, अलग अलग अवस्था बोल सकते हैं, माध्यम भी बोल सकते हैं, अवस्था बोल सकते हैं। तो अलग अलग अवस्था में ध्वनि की चाल क्या होती है? अलग अलग अवस्था में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा चाल किसमें होती है? ठोस में। सब, उसके बाद द्रव में, सबसे कम किसमें? गैस में होती है। सबसे अधिक चाल किसमें होती है? ठोस में। उससे कम द्रव में, सबसे कम गैस में। तो क्वेश्चन इनमें से कौन सा निम्नलिखित में किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक? ठोस, द्रव, गैस। गैस। ये भी क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में किसमें ध्वनि की चाल हो सकती है? ठोस, द्रव, गैस, तीनों। ऑप्शन तीनों हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में ध्वनि की चाल नहीं हो सकती है। ठीक है, निम्नलिखित में ध्वनि नहीं सुनाई दे सकती। ठोस, द्रव, गैस और निर्वात। क्या होगा? निर्वात। निर्वात एक ऐसा जगह होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हवा का कण भी उपस्थित नहीं रहता। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर पर इतना ही था और हमने सक्सेसफुली इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, अब रह गया न्यूमेरिकल्स। ऐसे में कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आज नहीं हुए क्योंकि हमारा ये आज मकसद है कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल क्लास, कंसेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल, थ्योरी वाला क्लास दो हमारा मकसद है। अब रह गया कि न्यूमेरिकल्स जो हम बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स एक ऐसा वीडियो हम आपको अपलोड कर देंगे जिसमें न्यूमेरिकल्स का ही रहेगा। न्यूमेरिकल्स बनाना बहुत जरूरी है, न्यूमेरिकल्स पे ही फोकस करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल्स आप बनाएंगे तो न्यूमेरिकल से आपका जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होता है एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको दिखेगा अच्छा ऐसा ही हो रहा था क्या, यही चीजें थी, वो चीजें आपको समझ में। ठीक है, जैसे इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है तरंग बराबर v इंटू टी, इससे आती है। v बराबर क्या होता है? न्यू लेमडा, ये इससे आता है, जिसमें भी क्या तरंग दैर्ध्य होता है, लेमडा क्या होता है? तरंग दैर्ध्य होता है और ये सॉरी, ये तरंग दैर्ध्य है और ये आवृत्ति है। इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो हमने सक्सेसफुली इस चैप्टर को कंप्लीट किया। ठीक है, चलिए आज क्लास यहीं पर, अगला वीडियो आप किस चीज़ पे लाएंगे वो आपको बताएंगे। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा ये क्लास आपके लिए कैसा रहा, आप जरूर बताइएगा, और इसमें क्या इंप्रूव करने की आवश्यकता होती है, आपका आवाज़ कैसा है, क्योंकि ये पहला वीडियो जो मैंने अपलोड करने जा रहा हूँ। आप मुझे बताइएगा आपका मेरा आवाज़ कैसा है, वीडियो क्वालिटी कैसा है,
आप जो चीजें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि हम उसमें इंप्रूव करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। एंड जय हिंद, जय भारत।